300 से भी ज़्यादा हॉर्स पावर और 700 न्यूटन मीटर वाले V6 इंजन को अंदर समाये एक हाथी सरी का वाहन जो है वहाँ झाड़ियों के पीछे आराम फरमा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है लैंड क्रूजर 300 GR स्पोर्ट। और ऑब्वियसली टाइटल और थंबनेल जो है वो देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम इसके साथ ऑफ रोडिंग करेंगे। सत्तर साल से भी ज़्यादा समय से दुनिया को टोयोटा लैंड क्रूजर बना के दे रहा है। ये नाम दुनिया के हर कोने में ना सिर्फ जानते हैं लोग, बल्कि मतलब भी समझते हैं। लैंड क्रूजर मतलब बिग, केपेबल, रिलायबल, इंडिस्ट्रक्टिबल SUV। और टोयोटा ने भी सदियों तक लैंड क्रूजर को अपडेट तो किया है, लेकिन उस फॉर्मूला को चेंज करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की है। एक्सेप्ट फॉर वन अपैरेंट डायरेक्शनल चेंज, लैंड क्रूजर की ये रेंज टॉपिंग 300 सीरीज हर जनरेशन के साथ में और ज़्यादा लग्जरियस हो रही है, और ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रही है, और ऑफ रोड एबिलिटी कम हो रही है। इनफैक्ट इन इंडिया वी गेट डीजल, जो कि और कम केपेबल लगता है मुझे पेट्रोल के मुकाबले। इसीलिए आज मैं इसको ऑफ द रोड लेके जाऊंगा। एक्चुअली सीधा ऑफ रोडिंग पे नहीं जाएंगे, बिकॉज इस गाड़ी का कभी भी मैंने चैनल पे एक प्रॉपर वॉक अराउंड वीडियो नहीं किया है। फीचर्स और उसके बारे में इंप्रेशंस मैंने नहीं बताए, तो वो तो बनता ही है। भले ही ये लैंड क्रूजर रेगुलर वाली नहीं है 300, ये GR है, लेकिन इसमें फीचर्स ज़्यादा ही आते हैं, तो टेक्निकली इसी का वीडियो जो है वो करने पर सारी चीज़ें कवर होगी। तो पहले वो कर लेते हैं। इस बीच में मैं आपको अंदर जाके ऑफ रोड से रिलेटेड इक्विपमेंट की बात करूँगा, और फिर जो है ऑफ रोड वाले बिट पे जाएंगे। फिर उसके बाद में जो हम ड्राइव इंप्रेशन वाले पे जाएंगे। तो अगर आपको सीधा ऑफ रोड वाले बिट पे जाना है तो थोड़ा आगे चैनल में देख लो कि कहाँ पे ऑफ रोडिंग वाली सिचुएशन जो है किस जगह पे चालू हो रही है, और वहाँ जाके आप देख सकते हो। एनीवे, फिलहाल जो है चालू करते हैं। सबसे पहले चाबी जो है टोयोटा की टिपिकल चाबी हमने जो देखी है वैसी सी चाबी हमारे पास में है। पीछे GR लिखा हुआ है, अदरवाइज टोयोटा का लोगो आता है, और चाबी में 3 बटन है आपके पास, लॉक अनलॉक, और ये बूट जो है वो ओपन एंड क्लोज हो जाता है यहीं से। जो मतलब कुछ टोयोटा की गाड़ियाँ हैं ज़रूर जिनमें आपको कुछ और फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको कोई फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। इट्स जस्ट प्योर बेसिक की, कुछ भी ये अलग से नहीं करती है। ना ही इससे जो है आप विंडोज़ रोल अप रोल डाउन कर सकते हो, ना ही इससे आप जो है जो कहते हैं ना गाड़ी स्टार्ट या ऐसा कुछ चीज़ें कर पाते हो। तो सिंपल सी चीज़ है। हालांकि एक बढ़िया चीज़ है इसके ओवरऑल की और अनलॉकिंग फैक्टर में, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर दिखने वाली DR, एकदम ऐसा कुछ भी फ्लैशी नहीं किया गया, बढ़िया रगड मस्कुलाइन डिज़ाइन में जो है कुछ एलिमेंट फीड कर दिए गए हैं, वो बहुत बढ़िया है। ये लाइट से काफ़ी ब्राइट है। हालांकि इस पर्टिकुलर गाड़ी की लाइट का थ्रो थोड़ा नीचे है, तो वो ऊपर करने का एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, तो वो आपको जो है टोयोटा से करवाना पड़ेगा। बट लाइट ओवरऑल अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेडलाइट वॉशर आपके पास में यहाँ पे है। इधर आप देख पा रही हो, ये ग्रिल जो है इसके अंदर, रेडिएटर जो है आप यहीं से देख ही पा रहे हो सीधा। ये आपके पास में फॉग लैम्प अगेन LED है, और रिफ्लेक्टर वाले सिस्टम में आपको यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट में यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर जो है वो मिल पा रहा है, और पार्किंग सेंसर जो है साइड में नहीं है, तो किसी भी तरीके का पार्क असिस्ट ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है। ये ग्रिल अलग है ऑब्वियसली, जो स्टैंडर्ड LC 300 है उस पर इस तरीके के बड़े बड़े ब्लॉक लाइन्स जो है वो यहाँ पे आती है ग्रिल में, बट यहाँ पे कुछ इस तरीके की ग्रिल है। GR इस पर मेंशन है, ADAS का रडार मॉड्यूल यहाँ पे है, 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा यहाँ पे। अब ये जो गाड़ी है GR वेरिएंट जो है, GR स्पोर्ट वेरिएंट जो है, ये थोड़ा सा छोटा लगता है बिकॉज ऑफ द वे द ग्रिल इज। ऑल्सो जो लैंड क्रूजर 250 यानी कि LC प्राडो जिसको हम ज़्यादा कॉमनली जानते हैं, ये उसके ज़्यादा नज़दीक लगता है। इसीलिए एक तो देखो, पहले वाली जो LC थी, जो पुरानी जनरेशन, जो इससे जस्ट पहले जो जनरेशन थी 2021 तक जो आती थी, वो वैसे ही भारी बड़ी चौड़ी लगती थी। उसके मुकाबले अभी करंट वाली वैसे छोटी लगने लगी। इस ग्रिल के साथ में थोड़ी और ऐसा श्रिंक्ड लगती है, साइज़ ऐसे नहीं लगती, बट ऐसा चौड़ाई में जो है थोड़ी छोटी लगती है। तो कई लोगों को ये एक फैक्टर जो है शायद पसंद ना आए इस गाड़ी का, कि अलग है बट छोटी लगती है, और इस सेगमेंट में बायर जो अपनी गाड़ी को छोटी डेफिनेटली नहीं दिखाना चाहता है, तो वो चीज़ है। एनीवे, सीधा साइड में आते हैं। यहाँ पे आपके पास में व्हील में बड़ा फ़र्क है। जो स्टैंडर्ड लैंड क्रूज़र है, जो कि 10 लाख रुपए सस्ती आएगी, उसमें 20 इंच के व्हील मिलते हैं, इसमें 18 इंच के मिलते हैं। थोड़ा ज़्यादा रगेड और ऑफ रोड फोकस्ड है। 265/65 R18 ये टायर की साइज़ है। अच्छे ओकामा जियोलैंडर 80 टायर जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पे। ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे आज, बट टायर जो बढ़िया लगे हुए ही हैं। एनीवे, GR बैजिंग जो है वो इधर भी है। और जो मैं डोर के बारे में आपको अच्छी बात बोल रहा था वो मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले स्टांस देख लो गाड़ी का, कुछ इस तरीके दिखती है। आप जाओ, अप्रोच करो, यू जस्ट, दिस इज़ अनलॉक्ड।
आपको बंद करते टाइम पे इसको अगर प्रेस करोगे तो गाड़ी जो है वो बंद हो जाती है, यानी लॉक हो जाती है। सारे दरवाज़ों में ये फीचर आता है, कमाल काम करता है, विदाउट एनी फेल, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। रेनो, होंडा, इन्होंने मास्टरी कर रखी है लॉक एंड लॉक वाले सिस्टम में। टोयोटा की भी इस गाड़ी में तो एटलीस्ट ये बहुत बढ़िया काम करता है। आई जस्ट लव इट। कुछ भी ऐसा बटन दबाना, कोई नाटक नहीं, जस्ट एकदम रगेड, सॉलिड, रिलायबल वैसे वाली चीज़ है। साइड में आते हैं, पीछे आते हैं। एक्चुअली साइड में तो हमने बात कर ली है, पीछे जो है अगेन यहाँ से भी गाड़ी थोड़ी छोटी लगने लगी है। हालांकि इस एंगल से जो है जो GR स्पोर्ट है और जो रेगुलर वाला है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क जो है नज़र नहीं आता है। GR स्पोर्ट की बैजिंग यहाँ पे है, ये टेल लाइट LED वाली देख ही पा रहे हो आप। यहाँ पे पीछे जो है बाकी बची हुई फॉग लाइट वगैरह जो है वो भी दी हुई है। अगर आपको गाड़ी जो है उसको टो करना है या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखनी है तो वो आपको यहाँ से एक्सेस करनी पड़ेगी इधर। और रियर में जो है सॉरी टो करना बोल दिया, इंडिया में नहीं आता वो फीचर। मैं थोड़े दिनों पहले बाहर वाली चलाई थी जिसके हिसाब से मुझे याद रह गया, वहाँ पे जो है टोइंग वोइंग का सिस्टम यहाँ लगता है। बट अगर आपको ऐसा खींचना है गाड़ी को, टो आउट करना है, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे दिया गया है हुक। ये स्पेयर टायर है, पूरा एलॉय है, नॉर्मल साइज़ जो बाकी टायर है उसी हिसाब से है। इधर आपके पास में पार्किंग सेंसर पीछे की तरफ भी आप देख पा रहे हो 4 लगे हुए हैं, और उसके अलावा पीछे कुछ भी नहीं है। जो रेगुलर लैंड क्रूज़र उसमें एक फीचर एक्स्ट्रा आता है कि आप ऐसे करते हो ये जो है खुल जाता है टेल गेट। इस वाली में ऐसा नहीं होता है, इस वाली में आपको जो है यहाँ से रिक्वेस्ट सेंसर से ही करना पड़ता है। इधर भी लॉक बटन आता है बाय द वे, अगर यहाँ देखोगे 2 आपके पास में है तो उधर लॉक वाला सिस्टम भी है। अब ये इसकी हाइट वाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे भी आपको बंद करने के हिसाब से और सीधा बंद करके लॉक करने के हिसाब से बटन दिए गए हैं। दिस इज़ टू पुल इफ़ यू वांट। वैसे तो इलेक्ट्रिक है तो खोलने की ज़रूरत नहीं है ऐसे पकड़ने की। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है बढ़िया 1000 लीटर से भी ज़्यादा बूट स्पेस, बिकॉज ये गाड़ी 5 सीटर ही है। जी हाँ, इसमें 7 सीटर वेरिएंट इंडिया में नहीं आता है, ये 5 सीटर ही है। और यहाँ पे आपके पास में AC 220 वोल्ट 100 वाट का चार्जर जो है वो देख पा रहे हो, बढ़िया, कोई भी इशू उसमें नहीं है। कुछ एक्सेस करना हो तो इधर भी कुछ एक्सेस करने लायक चीज़ें हैं, वैसे आपकी कभी काम नहीं आएगी। फ्यूज़ बॉक्स अगर आपको एक्सेस करना है पीछे वाला तो वो दूसरी तरफ है, इस तरफ जो है वो भी है। खोल के दिखाता हूँ लगे हाथ, तो यहाँ पे देखो कुछ फ्यूजेस जो है वो यहाँ पे भी दिए गए हैं। एंड देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स, इनका पीछे का कंट्रोल आपके पास यहाँ से, दो यू डोंट रियली हैव टू एक्सेस, ऐसा कुछ ज़रूरी जो है तो वो चीज़ वहाँ पे है नहीं जो रेगुलर डे में काम आएगी। बट जो चीज़ कभी कभी काम आ सकती है वो आपके 1000 ट्रायंगल वगैरह जो है यहाँ रखने का सिस्टम है। पंचर रिपेयर किट भी फिट आ सकती है अगर आप ढंग की से कुछ खरीदो तो। बट यहाँ पे जो है लगेज आपका भर भर के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि इसमें 7 सीटर वर्जन आता है तो चीज़ें उसी हिसाब से डिज़ाइन की गई थी, इसलिए यहाँ देख रहे हो बॉटल होल्डर वगैरह और ये मोबाइल होल्डर दिया गया है। हालांकि कोई भी चार्जिंग सिस्टम जो है पीछे नहीं है, बट आपके पास में पीछे AC वेंट जो है वो ज़रूर यहाँ दिया गया है, ये देखो यहाँ पे। और रीडिंग लाइट जो है वो भी है, बट वो कोई काम की नहीं है। हमारे पास जो सिंपल से काम की चीज़ है, एक तो ये पार्सल शेल्फ जो है यह 2.5 करोड़ की गाड़ी है, इसको पकड़ने के हिसाब से भी सिस्टम नहीं दिया गया है और काफ़ी ऐसे झूलती सी लगती है। इट्स नॉट रियली क्वालिटी जो कि बहुत इन्जॉय कोई करेगा या अप्रिशिएट उसको करेगा। एनीवे, एक और चीज़ मुझे दिखानी थी, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी के हुक्स है, पूरे प्रॉपर मेटल और अच्छी तरीके के अच्छे हुक्स है, तो इन पे आप कुछ बांध भी सकते हो पीछे की तरफ। सबसे पहले सॉरी, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, यहाँ स्पीकर लगे हुए हैं और जो है उसके अलावा मुझे कुछ दिखाना नहीं है। पीछे की तरफ आपको टिपिकल वही अपना टिंटेड ग्लास है, थोड़ा सा टिंट है इस ग्लास में, और आपको वाइपर, वॉशर, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प, उधर एंटीना, कुछ भी ऐसा बताने लायक नहीं। इसका नाम भूल जाता हूँ हर बार, मुंह में आता ही नहीं है, मुझे पता है ये क्या, रियर डिफॉगर। तो रियर डिफॉगर वगैरह जो है वो तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। अब इतने पैसे में ये तो डेफिनेटली मिलेगा यार, इसमें क्या बात है। साइड स्टेप जो है वो आती है और यूज़ भी एक्चुअली कर सकते हो आप, दो इट्स नॉट रियली दैट वाइड, बट मेरे को तो आदत हो गई है अब ऐसे ही चढ़ने की, तो सीधा ऐसे ही चढ़ जाता हूँ मैं। ये क्यों आवाज़ कर रही थी? अच्छा, लाइट चालू है DRL वाली, इसलिए जो है बाहर जब लॉक कर रहा था तब भी आवाज़ कर रही थी। एनीवे, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसकी बात करता हूँ, बट पहले मैं चालू कर लेता हूँ। GR स्पोर्ट की बैजिंग जो है कुछ कुछ जगह आप देखोगे यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी अलग है, क्योंकि GR स्पोर्ट है तो वो बताना पड़ता है ना भाई, कई जगहों की GR स्पोर्ट है तो बार बार जो उसकी बैजिंग जो है वो बतानी पड़ती है। एनीवे, गाड़ी में हर जगह जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो किसी भी तरीके से अप मार्केट या 2.5 करोड़ की गाड़ी वाली फीलिंग जो है वो डेफिनेटली नहीं देता है। अच्छी बातें हैं इंटीरियर्स में काफ़ी सारी, उन पर मैं एक एक करके जंप करूँगा। बट ये देखो, सबसे पहले आप जिससे आप देख रहे हो ये सॉफ्ट टच प्लास्टिक टाइप ही है, इट्स नॉट अ लेदर थिंग। यहाँ पे लेदर जो है दिया गया है, यहाँ पे अगेन वुडन टाइप फिनिश दी गई है। यहाँ पे आपके पास में 1 टच अप डाउन सारे विंडोज़ में मिलता है तो वो दिया गया, थोड़ा सा टिल्टेड है ड्राइवर की तरफ। ये 3 पावर सीट जो है वो दी गई है, यहाँ पे ORVM के कंट्रोल है, और इस दरवाजे में 1 लीटर की बॉटल ईजिली आ जाएगी। यहाँ पे भी स्पेस आपको दिया गया है। दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट लेदर फिनिश, मतलब
फॉल लेदर है ये। और इधर जो है आपके पास में कुछ बटन है जो कि खाली खाली है, जो कि आपको फील देंगे कि अरे यार ये इतनी पैसे दिए फिर कौन से फीचर बाकी रह गए मेरे यहाँ मिलने। यहाँ पे जो है बूट खोलने का सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक, अगर आपको लाइट रखनी है हाई बीम ऑटोमेटिक वगैरह पे तो वो भी जो है यहाँ से हो जाएगा। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है, टिकट होल्डर है, इधर आपके पास में बोनेट मैं खोल देता हूँ और एक्चुअली डीजल वाला पार्ट भी खोलता हूँ। इंटरेस्टिंगली इंडिया में आने वाले वेरिएंट में आपको जो है 80 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि इंटरनेशनली आपको जो 110 लीटर वाला भी मिल जाता है। आई थिंक जो 110 लीटर वाला आता है उसमें एडब्लू मतलब वो BS4 कंप्लाइंट इंजन है, जो इंडिया जो BS4 रहे हैं तो उनमें शायद वो 110 लीटर आता है। बाकी जो है आपके पास में जो इंडिया में एडब्लू वाले आएंगे उनमें 80 लीटर का ही फ्यूल टैंक आएगा। आई माइट बी रॉन्ग इन दिस प्लेस, बट अगर हुआ तो आप करेक्ट कर देना मुझे। V6 इंजन है 3.3 लीटर्स का भाई साहब, बढ़िया बड़ा डीजल इंजन जो कि 304 हॉर्स पावर और अबे कहाँ गया, हाँ ओहो हो बहुत गंदा भाई। यहाँ पे तो 304 हॉर्स पावर 2-वे ट्विन टर्बो जो है वो यहाँ पे है। 2-वे ट्विन टर्बो क्यों रखते हैं अभी ड्राइव करते हैं उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। बेसिकली 2 अलग अलग टाइम पे चलने वाला टर्बो है और ये V6 इंजन जो है वो आपको बंद हुआ ना ढंग से, हाँ हो गया, वो आपको 700 Nm का टॉर्क देता है एंड सब कुछ ऑल व्हील ड्राइव है वैसे तो सब कुछ जाता है 10 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। अभी मैं अंदर वापस आ जाता हूँ, इधर मैंने जो भी दिखाना था दिखा दिया। ये स्टीयरिंग व्हील जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, देखो आप आगे पीछे जा रहा है, इलेक्ट्रिकली जा पा रहा है, तो ये सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे है। एंड मैं थोड़ा सा इस गाड़ी को जो है आगे मूव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तो यहाँ पे जो है आपको मैं वापस दिखाता हूँ, बची हुई चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या क्या मुझे बतानी थी। स्टीयरिंग व्हील पे सबसे पहले आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक है वो मैंने आपको बता ही दिया। इधर की तरफ आपको एडजस्टमेंट मिलते हैं कुछ कुछ चीज़ें जो कि मोस्टली आपके वॉल्यूम और जो आपका म्यूज़िक है उसको आगे पीछे करने के हिसाब से काम आती है। नॉट म्यूज़िक को आगे पीछे, ये एक्चुअली MID वगैरह जो है उसमें कंट्रोल करने के। ये वॉल्यूम आपका यहाँ आ गया, वॉइस रिकग्निशन ही हो गया, कॉल और ये पीछे होने का। यहाँ पे आपके पास में ट्रैक वगैरह चेंज करना है या सोर्स चेंज करना है तो वो आता है। ये आपके ADAS और क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मोड पे रखना है, नॉर्मल क्रूज कंट्रोल मोड पे रखना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। डिस्टेंस क्या होना चाहिए और गाड़ी जो है वो लेन वगैरह फंक्शन जो है लेन गेज वेज करने वाले वो और क्रूज कंट्रोल ऑफ वगैरह करना है तो वो आप देख सकते हो। एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे तो हल्की हल्की मिट्टी आप इनमें नोटिस कर पा रहे होंगे इफ़ यू कैन। तो गाड़ी जो है वो ढंग से ऑफ रोड पहले भी की हुई है, उसमें कुछ कुछ मिट्टी विट्टी जो है और ऐसा खुला भी रखा गया हो, बट ये पूरा मटीरियल ऐसा है जिसको छोटी मोटी मिट्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी जगह गाड़ी में ऐसी नहीं है जहाँ पे रेगुलर हाथ लगे और स्क्रैचेस आ जाए। फॉर एग्जांपल ये ग्लॉसी फिनिश है, ये ग्लॉसी फिनिश है, ये पार्ट ग्लॉसी फिनिश है, बट ये जो हाथ लगने वाले पोर्शन है सारे के सारे सब मैट फिनिश में, सब के सब। तो ये बहुत अच्छा थॉटफुल टच है कि गाड़ी कहीं पे भी ऐसी जगह मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया जो कि मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा होगा क्योंकि आप सिंपली यहाँ डालोगे हाथ, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं जो कि स्क्रैच हो जाए और बुरा लगने लगे। बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस जो है वो इस गाड़ी में कई जगहों पे किया हुआ है, थॉट थिंकिंग जो है वो गाड़ी में गई है। अब यहाँ पे जो है आपके पास में नॉन फैंसी रगेड बटन जो है वो है, ये और रेन सेंसिंग वाइपर वाला सिस्टम है। इधर आपके पास में ऑटो लाइट आती है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे ऐसा जो बताने लायक नहीं है। आपके पास में रेगुलर जो LC है उसमें जो MID है उसमें एनालॉग मीटर्स भी जो है देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको इसी तरीके की मिलेगी जिसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो 3 तरीके की स्क्रीन है, उसी की बात कर लेते हैं कि क्या तरीके की स्क्रीन आपके पास में यहाँ पे। एक तो ये देख पा रहे हो आप, एक इधर देख पा रहे हो, एक उसके बाद में आपके पास में ये है। और अब जो है वापस आते हैं यहाँ पे, अगर आपको जो मैटर है आसपास वो भी चेंज करना है तो भी उसके कई ऑप्शन है आपके पास में। होल्ड दबा के रखूँगा मैं और यहाँ पे अगर आपको बीच में मैप देखना है या आपको बीच में मैसेजेस देखने हैं, ब्लैंक रखना है, या आपको ड्राइव सपोर्ट जो ADAS से रिलेटेड फंक्शन देखने हैं, या वापस मैप आ गया वो देखना है, जो आप चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। सेटिंग्स में मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे मीटर की ब्राइटनेस के अलावा मोस्टली जो चीज़ें हैं, ये तो HUD आ गया, HUD आप चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हो। HUD आई डोंट थिंक आपको दिख रही है यहाँ पे कुछ फंक्शन जो है HUD में दिखा रहे हैं, तो उसमें मोस्टली इन्फॉर्मेशन ADAS और स्पीड से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे उसके अलावा जो है लेन डिपार्चर असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, उसके अलावा रियर रडार भी आते हैं बाय द वे, उसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पे उसका जो है ये आइकन भी आप देख पा रहे हो। उसके बाद में कॉलिजन वॉलिजन से रिलेटेड सेटिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वगैरह, पार्किंग चाइम वगैरह वगैरह, आपका सेफ एग्जिट वाला सिस्टम जो है वो है कि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है आप दरवाज़ा खोले तो वार्निंग जो है वो आ जाती है। व्हीकल सेटिंग्स में मैं एंटर करता हूँ और अगर आप इसमें एंटर करोगे तो आपको ब्रेक का सजेशन चाहिए या DRCC जो है उससे रिलेटेड, मतलब एक्सलरेशन वगैरह, स्पीड सेटिंग क्या उसमें कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो वो भी आपको यहाँ अवेलेबल है। कर्व स्पीड रिडक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्चुअली इसमें, थॉटफुल चीज़ें काफ़ी दी गई है। ये आपका टेल गेट जो
जो है उससे रिलेटेड सेटिंग की ओपनिंग कितनी होनी चाहिए, वॉल्यूम कितना करना चाहिए वगैरह वगैरह। टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम जो है उससे रिलेटेड टायर रोटेशन वगैरह आप कुछ कर दो तो वो आपको जो है, आई थिंक इसमें वो आता है क्या अलार्म कि आप जो है टायर प्रेशर जब भरते हो, इसमें नहीं आता शायद, वो जब टायर प्रेशर बढ़ते तो गाड़ी अपने आप साउंड करती है। महिंद्रा की गाड़ियों में आता है और कुछ निसान पेट्रोल वगैरह में भी देखा है मैंने, टोयोटा में शायद वो नहीं आता है। एनीवे, उसके बाद में आपके पास में मीटर से रिलेटेड सेटिंग, जिसमें मोस्टली लैंग्वेज यूनिट्स, मीटर का टाइप आपको कैसा चाहिए, बिकॉज मल्टीपल टाइप के मीटर जो है आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, और आपको मीटर की स्टाइलिंग जो है उसमें भी चेंज कर सकते हो, स्मार्ट, टफ, कैजुअल। हमने ये ऑलमोस्ट कई महिंद्रा, सारी महिंद्रा में देख लिया जिसमें स्क्रीन आती है, राइट फ्रॉम कैमरी, उसके बाद में मैंने बाहर कहीं तो एक RAV4 चलाई थी शायद उसमें, या उसके बाद में प्राडो में, इसमें सब में जो है हमने ये देखा ही है, इसी तरीके का आता है। ये कैजुअल वाला जो है बहुत कॉमन है, इनोवाज वगैरह में जिस तरीके से दिखता है उस तरीके एनालॉग मीटर जो है यहाँ दिखता है। ये फ्यूल इकोनॉमी, उसके बाद में इकोनॉमी मोड ऑन रखना है नहीं रखना, ट्रिप A की डिटेल, ट्रिप B की डिटेल, पॉपअप डिस्प्ले जो है उसमें क्या क्या दिखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारे कंट्रोल जो है वो यहाँ पे है। डिफॉल्ट सेटिंग पे जाना है तो उस पर भी जा सकते हो, लॉट मेनी सेटिंग्स यहीं पे आप जो है इधर क्या जिसका दिख रहा है उन पे भी आता हूँ मैं। कुछ कुछ चीज़ें डिफॉल्ट दिखती रहती है, ट्रांसमिशन टेम्परेचर नहीं, यहाँ ट्रांसमिशन टेम्परेचर, यहाँ ये रहा ट्रांसमिशन टेम्परेचर, इधर आपके पास में इंजन ऑयल टेम्परेचर और कूलेंट वगैरह जो है टेम्परेचर वो सब दिख रहा है। इंजन ऑयल प्रेशर मतलब बेसिकली ऑयल का लेवल जो है वो दिख रहा है, और आपको जो है कूलेंट टेम्परेचर है वो सब दिख रहा है। इधर आउटसाइड टेम्परेचर ये आपके पास में हो गया, टाइम, और इधर भी जो है डिस्टेंस कितना है एमटी, और बैटरी वोल्ट जो है वो क्या है, वो सब चीज़ें भी आपको दिखती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में कुछ मेल फंक्शन है, इसलिए आपको ये लाइट जलती हुई दिखेगी वीडियो में कई जगह पे। एनीवे, इधर जो है अब आते हैं इस स्क्रीन पे। मैंने ये शायद टोयोटा की किसी और वीडियो में पहले बोला है कि इस स्क्रीन में ज़्यादा बात करने का है, स्क्रीन में बहुत कम बात करने की चीज़ें हैं, और अच्छी भी एक तरीके से चीज़ें। मैं बताता हूँ कैसे। इस स्क्रीन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। ये आपके पास में 4-5 बटन है। सबसे पहले ऊपर नेविगेशन जो इनबिल्ट वाला है वो, फिर उसके बाद में म्यूज़िक आ गया, फिर उसके बाद में आपका कॉल वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आ गई अगर कनेक्टेड डिवाइस तो। ये आपकी गाड़ी से रिलेटेड 3 चीज़ें, ट्रिप की इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाता है, अगर आपको रीसेट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो रीसेट फ्रॉम ईयर, इस पर मैं अभी आऊँगा। बट यहाँ पे जो है ऑफ रोड इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं दिखाता है इन्फॉर्मेशन ऑफ रोड की, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखा देता है। एंड आप इसके बाद में पीछे आ जाओ तो कस्टमाइज़ अगर आपको करना है कई चीज़ें, जैसे कि लाइट्स की सेटिंग जो है क्या रखनी है आपको, कब बंद चालू होनी चाहिए, डोर कंट्रोल जो है वो कैसा रखना है कि शिफ्ट करने पर अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें, बोर्डिंग और एग्जिट से रिलेटेड सीट स्लाइड, ऊपर आगे पीछे जो सीट होती है वो कितनी होनी चाहिए, स्टीयरिंग कितना आगे पीछे होना चाहिए, कस्टम ड्राइविंग मोड। अब ड्राइविंग मोड में जो कस्टम मोड है उसमें क्या क्या सेट कर सकते हो, आपके पावर कैसे आनी चाहिए, सस्पेंशन जो है वो कैसे, उसके डैम्पर्स कैसे एडजस्ट होने चाहिए। माइंड यू देयर इज़ नो एयर सस्पेंशन, नो हाइड्रोलिक सस्पेंशन, ऐसा मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है उसमें कि आप ऊपर नीचे कर दो हाइट, बट सस्पेंशन जो है उनकी डैम्पिंग लेवल जो आप चेंज कर सकते हो, स्टीयरिंग कैसा फील होना चाहिए और एयर कंडीशनिंग कैसे फील होनी चाहिए, ये सब एडजस्टमेंट आपको मिल जाते हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड सेटिंग, क्लाइमेट में बहुत सारी सेटिंग है, उस पर भी मैं जंप करूँगा जब जब जैसे जैसे बैठूंगा। और ये ऑटो क्रूज कंट्रोल कस्टमाइज़ वगैरह जो है, ACC कस्टमाइज़ और व्हीकल सजेशन वगैरह जो है वो आपके पास में है। अब ये और क्या बोल रहा था मैं, एक चीज़ और बोल रहा था यहाँ पे, वापस पीछे आता हूँ। हाँ, उसके बाद में पूरी सेटिंग जो अगर आपको करनी है तो यहाँ से कर सकते हो, जिसमें भी अगेन काफ़ी सारी सेटिंग है। बट डिस्पाइट बीइंग ऑल दी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ चीज़ें हैं, मोस्टली जनरल चीज़ें ही हैं, आपको यूनिट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, आपको इस वाले में ज़्यादा चीज़ें जो अफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं जिनको आप छेड़ोगे वो यहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं, यहाँ कम मिलती है। एक चीज़ इसके बारे में बढ़िया है, अगर मैंने इसमें वायरलेस कारप्ले आता है, एंड्रॉइड तो वायरलेस नहीं आता। जब वायरलेस कारप्ले कनेक्ट करते हो तो उसका एक शॉर्टकट जो है यहाँ पे भी आ जाता है। एक चीज़ बढ़िया है, आपको कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें उनका शॉर्टकट मिल जाता है। तो आपको ऑन ऑफ करना है म्यूज़िक, वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नॉब नहीं मिलता तो ज़्यादा बेटर होता अगर वो मिलता तो, बट वो नहीं मिलता है। और प्लेथोरा ऑफ बटन्स भाई साहब यहाँ पे भी है, मोस्टली AC से रिलेटेड चीज़ें हैं। मैं बताता हूँ आपको, इस गाड़ी में 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, सबसे पहली चीज़ तो ये। और उस 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल में जो है आपको ये मिलती है सीट वेंटिलेशन, जिसमें भी एक ऑटो का फंक्शन आता है। सबसे पहले दबाओगे ऑटो, गाड़ी खुद डिसाइड करेगी सीट जो है ठंडी करनी है, गर्म करनी है, क्या करना है, ठीक है। ये सीट वार्मिंग का फंक्शन है। यहाँ पे ऑटो आ गया AC से रिलेटेड, ये टेम्परेचर आप सेट करने के हिसाब से आपको ऑप्शन दिया गया है। रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, सर्कुलेशन कैसा रखना है, रियर AC को यहाँ से कंट्रोल करना चाहते हो तो उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। फैन आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करना है, मोड अपने हिसाब से कंट्रोल करना है तो वो कर सकते हो। AC ऑफ करना है, ऑन रखना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो, डिपेंडिंग आपने ऑटो पे डाला है नहीं डाला है। तो जैसे मैंने डाल दिया कि मैं फ़ैन अपने आप कंट्रोल करूँगा। AC बंद क्यों नहीं हो रहा भाई, AC बंद होने का ऑप्शन होना चाहिए ना टेक्निकली। इंटरेस्टिंग, AC बंद क्यों नहीं होना, रियर में डाला AC, अरे पता नहीं है कुछ तो मैं बोलते बोलते ऑफ फील कर रहा हूँ, कुछ AC बंद करने का ऑप्शन यहाँ क्यों नहीं आ रहा।
देयर शुड बी AC ऑफ ऑप्शन, बट वो नहीं रहा है यहाँ पे, या तो सिर्फ ये दिखाने के हिसाब से बता रहा है। उसके बाद में इको हीट कूल इकोनॉमी सेटिंग पे चलना चाहिए। सिंक जो है दोनों तरफ का सिंक कर दो, वो ऑप्शन है, ये पैसेंजर के लिए अवेलेबल है। बाकी चीज़ें कि वो जो ड्राइवर को मिलती है, एक तो सारी सीटें जो है उसमें कूल्ड और आपके पास में वार्मर फंक्शन जो है वो आता है। यहाँ का बड़ा सा स्पेस है, ये आपको डायरेक्ट 360 डिग्री कैमरा देखना है तो उसका यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है। नॉट रियली ए ग्रेट कैमरा, ऐसा मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ इससे, बट ठीक है, काम कर देता है, दिन हो या रात हो प्रॉपर्ली दिखा देता है। ये आपका इमोबिलाइजर की लाइट यहाँ पे आती है। ड्राइव मोड जो है वो यहाँ आते हैं, इसको दबाओगे या तो MTS या ड्राइव मोड, इसके बीच में आप टॉगल कर सकते हो। क्या क्या मोड मिलते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़, गाड़ी में ऐसे ऐसे मोड मिलते हैं जो कि मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं समझाते हैं। तो कस्टम मोड जो हम एडजस्ट करने की बात कर ही रहे थे, यहाँ पे आपके पास स्पोर्ट प्लस मोड, स्पोर्ट मोड, नॉर्मल मोड, कंफर्ट मोड, इको मोड, बहुत सारी सेटिंग इसमें ऑब्वियसली चेंज होती है, बट आई यू जस्ट लीव ऑन कंफर्ट और मोस्टली आप जो इस गाड़ी में इस मोड में जो है आपके सारे काम हो जाएंगे। और ऐसा स्पोर्ट प्लस या स्पोर्ट मोड में से कुछ बहुत भयंकर नहीं हो जाती गाड़ी। MTS इंटरेस्टिंग है, मल्टी टेरेन सेलेक्ट, जिसमें आप जो है ऑटो, डर्ट, सैंड, मड, डीप स्नो ये सेलेक्ट कर सकते हो। हालांकि जब आपकी गाड़ी 4H में होती है तभी ऑप्शन है, जब आप गाड़ी को 4L में डाल दो, लो 4 में, जो कि मैं आपको भी डाल के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आगे मूव करने, ओके हो गया। उस टाइम पे आपके जो है मोड्स चेंज हो जाते हैं, उसमें आपके पास में रॉक मोड, सैंड मोड, ऑटो मोड और कुछ कुछ चीज़ें हैं। एक बार ऑफ रोड से रिलेटेड बात ही कर लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि सिर्फ आपकी ये जो 4 लो के मोड्स हैं उनके साथ में काम करेगी, जिनमें लॉकिंग डिफरेंशियल्स भी है, जिस पे मैं आ जाता हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे नीचे तो आपको कुछ चीज़ें दिख ही पा रही होगी, स्पेशली ये 4 बटन जो आपको दिख पा रहे होंगे। ये तो ओडोमीटर का मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये फ्रंट लॉकिंग डिफरेंशियल है, ये रियर डिफरेंशियल को लॉक करने का सिस्टम है, ये DEF रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट करने का सिस्टम है, और ये आइडल आप जब सर्दियों वगैरह में कहीं स्टार्ट करो तो हल्का सा रेव हाई होता है तो उसके लिए बटन दिया गया है। एनीवे, तो ये जो है ऑफ रोड से रिलेटेड कुछ वहाँ पे स्पेसिफिक बटन थे। उसके बाद में ये आपका ट्रेल टर्न असिस्ट, जो अगर आपने देखा हो कुछ जीप व्हीकल्स में भी आता है, महिंद्रा ने भी अपनी थार में दिया है, और ये सेंट्रल डिफ लॉक करने का ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा काम आता है ये, तो इसको यहीं दे दिया। वो बटन जो है स्पेसिफिक चीज़ों में काम आते हैं, लो 4 में, तो उसको जो है वहाँ दिया गया है। इसलिए मतलब थॉट प्रोसेस में भी गया है कि जो ज़्यादा काम आते हैं वो यहीं दे दो, जो कम काम आते हैं वो वहाँ दे दो, वो भी चीज़ें यहाँ पे की गई है। एंड आई लाइक इट दैट वे। थोड़ा सा मैं पीछे लेके एक बार देख लेता हूँ, सब कुछ डिसंगेज, आई होप हो गया हो। हाँ, 4 लो में वापस 4 हाई में आ गई गाड़ी वापस। यहाँ पे पार्किंग ब्रेक, ये ऑटो होल्ड फंक्शनैलिटी, यहाँ पे वायरलेस चार्जर, जिसको ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, बड़े फ़ोन भी इजीली आते हैं। एंड सीक्रेट चेम्बर चलो अच्छी बात ये है कि टोयोटा ने पैसे पूरे लिए हैं तो उन्होंने टाइप C में भी अपग्रेड कर दिया है। कोई भी टाइप ए आपको नहीं मिलता है अगर आप अभी भी टाइप ए यूज़ कर रहे हो तो। HDMI पोर्ट यहाँ मिलता है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया जाता है। ये किया हमने बंद। आपको डीप चाहिए सिस्टम तो डीप रख लो, अदरवाइज ये लगा लो, और आपके उसमें 2 बॉटल होल्डर अच्छे से होल्ड करते हैं। प्रॉपर फ्रिज, हाँ जी हाँ, काफ़ी कूल रखता है ये, और बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। ये हवा भी फेंक रहा है और ठंडा भी करता है, दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही है। मैं थोड़े नोट्स सुखा रहा हूँ, गीले हो गए थे ये। और इसके नीचे जो है पानी अगर आ जाए तो नीचे जो है ड्रेनेज का सिस्टम भी दिया गया है। वेरी नाइस, काफ़ी सही सोचा है। इधर से भी खुलता है, इधर से भी खुलता है, पीछे वाला जो है वो भी खोल सकता है, 3 तरीके से खुल जाता है। एनीवे, तो अब जो है ये आपके पास में एक और स्टोरेज ऑप्शन है। यहाँ थोड़ा ऊपर पार्ट है, यहाँ नीचे है, काफ़ी बड़ा है, थोड़ा खोलने की ओपनिंग वगैरह ऑड हो सकती है और बड़ा है। उसके बाद में स्पीकर सिस्टम JBL के हैं, जो कि आप वहाँ देख पा रहे हो। नॉट रियली बहुत बढ़िया, बट अच्छे हैं, मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेटर देखे हमने, बट ये भी बहुत अच्छे हैं। इधर आपके पास में इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर आता है, जिसको अगर आप बंद करना चालू करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। ये पूरा सेटअप मूव करता है, कट गट 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 ऐसे आवाज़ करता है, और यहाँ पे कुछ भी USB वगैरह नहीं दी गई है, जिससे आप जो है यहाँ पे डैश कैम वगैरह को लगाना चाहो तो वो लगा सको। यहाँ पे आपको बढ़िया व्हाट फिनिश इज दिस इज समथिंग नॉट माइक्रोफाइबर, बट माइक्रोफाइबर टाइप की ही एक फिनिश जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। लुक्स वेरी नाइस, थोड़ा सा आप मार्केट वगैरह जो है वो फील करवाती है इसको। और ये आपके पास में वैनिटी मिरर विथ वैनिटी लाइट, ये ऑब्वियसली आपका एक्सटेंड होता है। गुड जॉब टोयोटा, यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद में इधर आपके पास में अवेलेबल है सन ग्लास होल्डर, काफ़ी ब्राइट लाइट्स, और उसके बाद में सनरूफ जो है वो खोलने बंद करने की ऑप्शन। आपके पास में सनरूफ जो है वो बड़ी ज़्यादा नहीं मिलती है, बट मिलती है सनरूफ इफ़ यू वांटेड। वैसे टोयोटा एक ज़माने तक तो सनरूफ को रेजिस्ट ही करता रहा है, बट यहाँ पे जो है आपको नॉर्मल सनरूफ दी जाती है, विच इज़ नाइस। मुझे लगता है वैसे भी इतने मतलब पैनोरामिक भी दे दी जाती तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानता हूँ, बट आप चलती गाड़ी में सनरूफ से बाहर ना निकले प्लीज़। मतलब कितना समझाऊँ मैं, एकदम फुलिश एक्ट है वो, बट ठीक है, आपको खुद को मरना है तो आप
को कौन नहीं रोक सकता है। एनीवे तो यहाँ पे जो है मैं ये रख देता हूँ वापस। कूल ग्लो बॉक्स बंद करो, जो हमें सुखाना तो सूख गया ऑलरेडी। इधर अब कुछ बचा नहीं है। सीट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। GR बैजिंग यहाँ पे, बढ़िया सीट, बहुत बड़ी, एकदम कंफर्टेबल, एकदम गद्देदार सीट है, कोई भी दिक्कत मुझे इसमें नहीं है। ये वाली भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है सीट्स, और ये वाली भी है। मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद पीछे चल के आपको वहाँ पे क्या हाल है स्पेस के, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जिसके लिए नहीं हुआ, मतलब एक्साइटेड था, फिर बाद में मेरे को जो है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सीट के एडजस्टमेंट में आपको लंबार सपोर्ट जो है वो भी यहाँ पे हो रहा है। आपको आगे पीछे करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, आपको ऊपर नीचे करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ गिवन हियर। और ऑब्वियसली थाई जो है उसका एडजस्टमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हो। सीट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम लगती है, मोटी ताज़ी चौड़ी। गाड़ी में जो है नी एयर बैग भी आता है बाय द वे। अब मैं इसको करता हूँ बंद, और ये मैंने खोला, यहाँ पे चलते हैं। बाय द वे डिफॉगर जो है इधर भी आता है इसमें भी। हाँ, इस सीट की बात करते हैं, ठीक है। आई एम मैं ऐसा डिसअपॉइंटेड मैंने बोल दिया, उसका रीज़न ये है कि जिस प्राइस पॉइंट की गाड़ी है, अब ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस आपको नहीं ऑफर करता है। हालांकि 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ, और मेरे को ना तो यहाँ ऊपर तकलीफ होती है, ना ही थाई सपोर्ट में तकलीफ होती है। यहाँ ऐसे बैठता हूँ तो थोड़ा अजीब सा लगता है, बट ऐसे नीचे स्ट्रेच करके बैठता हूँ तो थाई सपोर्ट वगैरह में जो है कोई इशू नहीं किसी भी तरीके का। मेरे पास में ये स्क्रीन वगैरह जो ऐसा लगता है मेरे मुंह की तरफ आ रही है, तो उसका सेंस ऑफ स्पेस पीछे बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है। हालांकि स्क्रीन है, काफ़ी सारी बढ़िया चीज़ें भी इसमें, आप जो है AM FM ब्लूटूथ ऑडियो USB मीरा कास्ट भी अपना डिस्प्ले कर सकते हो, फ़ोन जो है वो कास्ट कर सकते हो, वगैरह वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे। एंड वर्क्स वेरी फास्ट, वेरी फाइन, कोई भी इशू रिलेटेड नहीं है। आपको बंद करना है तो सिंपली एक टच पे बंद भी हो जाता है। तो अच्छी क्वालिटी, बढ़िया, एकदम वेल इंटीग्रेटेड लगती है। आफ्टर मार्केट वाला सिस्टम नहीं लगता है, बट थोड़ा सेंस ऑफ स्पेस जो है वो कम करता है। हल्का टिंट यहाँ पे, बट किसी तरीके का आपको शेड नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। JBL के स्पीकर यहाँ पे 1 टच वगैरह मिलेगा। ऑब्वियसली 1 लीटर की बॉटल होल्डर यहाँ पे भी आ जाएगी। बॉटल होल्डर और ये जो डोर के स्पेसेस उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है फ्रंट और रियर में। फ्रंट वाला थोड़ा सा ही बड़ा है रियर वाले से। बाकी एक चीज़ बताना भूल गया, लैंड क्रूजर यहाँ लिखा आता है, और आगे जो है गाड़ी लैंड क्रूजर का लोगो प्रोजेक्ट करती है रात को। मिरर जो है फ्रंट मिरर है उनसे, जब आप दरवाज़ा खोलते हो तब। यहाँ पे आपके पास में स्पेस है सामान रखने का, बहुत सारे कंट्रोल। अगेन इस गाड़ी में कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ पे अगेन 2 आपको जो है क्लाइमेट कंट्रोल मिलते हैं। दोनों सीट्स पीछे जो है उसमें भी वार्मर और कूलिंग का फंक्शन जो है मिलता है। आप ऑटो पे यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। 2 टाइप सी यहाँ पे भी मिलती है। ऑक्स मिलता है आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। HDMI कनेक्शन मिलता है आपको। ऑक्स इधर भी मिलती है। ऑक्स क्यों मिलती है, सॉरी ऑक्स बोल रहा हूँ मैं, ईयरफोन का प्लग मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि आप इधर को देख रहे हो और आप ड्राइवर को अलग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, या इधर वाले पैसेंजर को नहीं सुनाना चाहते हो, तो आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए इधर आपको ब्राइट लाइट जो है वो भी मिल जाती है। इसका कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं जो कि मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना हो। देयर इज़ आर्म रेस्ट ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली देयर आर कप होल्डर्स, या बॉटल होल्डर्स कह लो, कप होल्डर ही एक्चुअली, दीज आर नॉट बॉटल होल्डर्स, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हाउएवर सीट जो है भाई ऑफ रोड जब करते हैं तो ये बहुत ऐसे हिलती है, और चलते हो तो हाईवे पे लेटर फ्रेम है तो उसमें उस टाइम पे भी सीट जो है ऐसे हिलती रहती है। अभी बताऊंगा ड्राइव करते हुए टाइम पे, अगर याद रहा तो, कि किस जगह पे किस पॉइंट पे हिलती है ये सीट जो है। ऑब्वियसली आप रिक्लाइन वगैरह भी कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। इट गोज़ टू दिस लेवल, ठीक ठाक रिक्लाइन है, कोई भी इशू नहीं। जो कंफर्टेबल पोजिशन जिस पर मैं बैठना पसंद करता हूँ वो ये है, ठीक है। तो अच्छा खासा रिक्लाइन जो है वो भी अवेलेबल है, और अगर आप उन लोगों में से जिनको चाहिए तो आपके पास में यहाँ पे है ही सिस्टम। उसके अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे जो मुझे बताना हो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ओवर। हाँ, ये टंबल, एक 1 टच टंबल वाला फंक्शन आता है इसमें, तो वो भी आपके पास में हो जाता है। जैसे कि अगर आप ऐसे खींचो तो ये जो है ऐसे टंबल अप हो जाती है, और पीछे वाली चीज़ जो है वो भी एक्सेस हो जाती है। चलो अब जो है हमारा ड्राइव, ऑफ रोड चलते हैं पहले एक्चुअली। ओके जी, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो लो स्पीड पे मुझे यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करनी है। पहले मैं गाड़ी उसके हिसाब से अलाइन करूँगा। अभी चक्कर क्या है, गाड़ी ऐसे ढली हुई है तो उधर की तरफ धंसती चली जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा मोमेंटम बना के पहले तो अरेंज ही कर लेनी है गाड़ी। अब मैं जो है सही दिशा में जा चुका हूँ, जहाँ से मेरे को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करनी है। ये काफ़ी स्टीप है लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं है, तो मैं सबसे पहले बिना कुछ ऐसा मोड़ वोड़ ट्राई किए जाने की कोशिश करता हूँ। और अगर मुझे लगा कि नहीं मोड़ वोड़ से काम नहीं चल रहा है, कुछ और करना पड़ेगा, जो मिट्टी जो है काफ़ी सॉफ्ट है और धंस रही है, तो कुछ और चीज़ें ट्राई करेंगे। VSC टर्न ऑफ, प्री कोलिशन ब्रेक अनअवेलेबल, वो सब ठीक है, लेकिन जाने की कोशिश करते हैं। 4 हाई में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हीकल के इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं साथ दे रहे हैं, गाड़ी ने जो है गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो हमारा एक्टिवेट हो गया। तो सैंड वैंड वाले मोड में तो यहाँ काम नहीं कर रही गाड़ी, ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा इसको ट्रैक्शन चाहिए होगा। अब जो है सिंपली फोड़ दो मैं गाड़ी, मैं एक बार की डिफ जो है वो भी लॉक कर देता हूँ।
ना 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 ना, बहुत, ये गाड़ी जो है इसके लिए इतने मोमेंटम के साथ में इतना वजन कैरी करना ईजी नहीं है। आई एम 100% श्योर कि अगर ये पेट्रोल लैंड क्रूज़र हुई होती तो निकल जाती। वो थोड़ा सा और ज़्यादा सपोर्ट करती है ऐसे एडवेंचर्स को। एक बार किसी गड्ढे में वापस जाके देख लेते हैं कि कितना जो है स्टीप है वो आखिर, जो कि गाड़ी जो है उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और एग्जैक्ट नंबर तो जो है यहाँ पे नहीं बता रही, क्या यहाँ पे बताएगी एग्जैक्ट नंबर? आई डोंट थिंक सो। मैं एक बार देख लेता हूँ, होल्ड फॉर चेंज। नहीं, यहाँ पे भी एग्जैक्ट नंबर गाड़ी जो है नहीं बताती है, बट एक बार देख लेता हूँ मैं कितना स्टीप ये होने वाली है। और 30 डिग्री तो नहीं टच करने वाली गाड़ी, नो डाउट, इतना तो नहीं होगा, बट इट इज़ गुड 20+ डिग्री ऐसा स्टीप जो है वो है। तो मोस्टली मिट्टी जो है अगर, और या तो टायर भी अगर थोड़े से बेटर होते हैं मेरे पास तो ये काम कर जाता है, बट मिट्टी जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर प्ले करती है। एक चीज़ और मैं ट्राई करता हूँ, चलो एक चीज़ और ट्राई करते हैं। आई हैव, लेट्स गिव वन मोर चांस टू दी लैंड क्रूज़र। थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटम बना के इस बार हमने जो है सेंटर डिफ जो है फिर से ऑफ करने की कोशिश करी है, और सेंटर डिफ जो है वो ऑफ मार दिया है। ऑटोमेटिक मोड 4x4 लो, एंड लेट्स गो। यस, दिस टाइम इट शुड। कहाँ आके फंसी है? नहीं, ये गाड़ी जो है ऑलमोस्ट टॉप पे आके फंसी, ऑलमोस्ट टॉप पे आके। मेरी थार जो है वो बैकअप में खड़ी है यहाँ पे, इन केस हम कहीं फंस जाएं और कहीं से निकालना पड़े तो इसमें टो स्ट्रैप लगा हुआ है। नॉट दैट ये ज़्यादा केपेबल है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ ऑफ रोड एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो उससे, क्योंकि उसका वजन हल्का है लेकिन उसमें इंजन भी जो है थोड़ा सा हल्का है। हालांकि ये ड्यून्स वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा बेटर करेगी उसके मुकाबले, बट ड्यून्स वगैरह जो है अभी ज़्यादा ऐसा करने का सीन है ही नहीं। अब मैं एक स्टीप डिक्लाइन जो है उस पर जाऊँगा थोड़ा सा ऐसा रट बनाते हुए, ताकि उस पर ऊपर जो है वो भी आने की मैं कोशिश कर पाऊँ। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर चढ़ता हूँ मैं। यहाँ जो है मुझे नीचे उतरना है, जो कि मुझे कैमरा क्लियर दिखा रहा है। ये कैमरे की भी मैं एक बात बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ उस कैमरे से, क्योंकि ये साइड में जिस तरीके से दिखाता है कुछ मज़ेदार नहीं दिखाता है, बट स्टिल आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो है गेज कर सकते हो। जैसे मैं ये गेज कर पाएगा मेरा नेक्स्ट रट यहाँ पे, बट हमेशा ऑफ रोडिंग का सिद्धांत है ऑलवेज वॉक द ऑब्स्टिकल, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आई विल वॉक द ऑब्स्टिकल, कि क्या चीज़ें कैसी है। बहुत ही सिंपल है, नीचे जाने में कोई नाटक नहीं होगा। मैंने रेंज रोवर जो है उसको भी, रेंज रोवर बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल मैं लैंड रोवर नहीं, कोई रेंज रोवर बोल रहा हूँ, उसको यहाँ से जो हम नीचे लेके गए थे, हमने ऊपर अटेम्प्ट नहीं किया था उसके साथ में, बिकॉज उस टाइम ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सैंड थी और यहाँ गड्ढे थे। अब जो है नीचे जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऊपर आते टाइम पे देखते हैं क्या सिचुएशन है। हिल डिसेंड कंट्रोल को एक्टिवेट करेंगे और गाड़ी को अपने आप नीचे जाने लगेंगे। ऐसा लग रहा होगा स्क्रैचेज आए, स्क्रैचेज नहीं आए। क्रॉल करते हैं, गाड़ी जो है स्लोली 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 स्लोली, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना है, स्लोली स्लोली जानी चाहिए। मैं ऑब्वियसली स्पीड इंक्रीज़ कर सकता हूँ यहाँ से, मैंने क्रॉल जो एक्टिवेट किया उसकी वजह से, बट मैं स्पीड इंक्रीज, मतलब मैं ऐसा यहाँ से पाँव से भी दबा के कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ। आई विल नॉट डू मच, मैं सिंपली गाड़ी को जो है नीचे जाने दूंगा। मैंने ब्रेक नहीं दबाया है, आई विल जस्ट रिमाइंड यू अगेन, मैंने ब्रेक नहीं दबाया। गाड़ी खड़ी हो सकती है, इतना स्लोली स्लोली क्रॉल करती है, और ये जो है गजब चीज़ है। मैं ऑब्वियसली ऐसे बाहर नहीं जाने वाला हूँ चलती गाड़ी में। आई कैन एक्सेलरेट, बट देखो मैंने कुछ नहीं दबाया, अब मैं एक्सेलरेट करूँगा तो गाड़ी जो है थोड़ी आगे जाएगी, और बड़ी ही प्यार से। मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं मारनी इस रट पे, क्योंकि इसी से मैं ऊपर आने का अटेम्प्ट करूँगा वापस। DEF रीजनरेशन इन प्रोग्रेस, भाई बीच बीच में DEF रीजन होने लग गया। चलती गाड़ी में DEF रीजन हो रहा है, बताओ। अब जो है मैं अटेम्प्ट करूँगा इसको क्लाइंब करने का, विच इज़ अ बिग 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 चैलेंज। लेट मी ट्राई। मेरे पास अप्रोच एंगल की प्रॉब्लम नहीं है, डिपार्चर एंगल की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चढ़ाई ऐसी नहीं है जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो। मेरे को सिंपली एक्सेलरेट करना है डायनेमिक रोल फंक्शन ऑफ करके। मैं MTS मोड एक्टिवेट करता हूँ, ऑटो पे गाड़ी है, 4x4 लो है, कोई भी डिफ लॉक नहीं है, एंड वी हैव टू कीप द स्पीड हाई। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। ये देखो, मैं कहा ना, जहाँ पे आप इसको मोमेंटम दोगे ना भाई, वहाँ चढ़ जाएगी ये गाड़ी, वहाँ कोई इशू नहीं है इस गाड़ी को। इतना प्यार से चढ़ के आई है, मोमेंटम था तो। जहाँ मोमेंटम नहीं था वहाँ पे इसके 2600 किलो को जो है ये 3.3 लीटर डीजल इंजन जो है वो तो चलो उतना नहीं झेल पाया, बट हाँ मोमेंटम था, प्यार से गाड़ी ऐसे ऊपर करते हुए आ गई, कोई भी इशू किसी तरीके का गाड़ी को नहीं हुआ। अब एक बारगी मैं एक चीज़ करके देखता हूँ, क्या ये गाड़ी 4x4 हाई में
जो है ये सेम चीज़ कर पाती है नहीं कर पाती। लेट्स ट्राई। गाड़ी को मैं मैनुअली गियर लॉक करके चलाऊंगा और 4x4 हाई में रखेंगे। तो मैंने ये डाला मैनुअली गियर लॉक टू सेकंड गियर। लेट्स से मैं सेकंड गियर जो है उस पर लॉक करूंगा। चलो सेकंड, ना 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 पावर ही काट देती गाड़ी पूरा, ऐसा कुछ फील ही नहीं आता है। नहीं चढ़ेगी ये, सिर्फ 4x4 लो में ही चल सकती है, 4 लो में। तो ये मिट्टी में तो बहुत ज़्यादा कमाल गाड़ी नहीं दिखाया, थोड़े से टायर बेटर होते तो थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस होता। अब जो है हम बात करने वाले हैं अप्रोच और डिपार्चर एंगल की। तो जो फॉर्चून सॉरी नॉट फॉर्चून, जो लैंड क्रूज़र GR स्पोर्ट जो है वो थोड़ी सी बेटर है अप्रोच एंगल में इन कंपैरिजन टू लैंड क्रूज़र 300। यहाँ पे 31 डिग्री का अप्रोच एंगल है, उसमें 25 डिग्री का अप्रोच एंगल है। और टायर सेट जो है वो थोड़ा सा अलग है, बट ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में कोई भी फ़र्क नहीं है। अब मैं जो है जिस जगह लाया हूँ वहाँ पे अप्रोच एंगल डिपार्चर एंगल भी काम आएगा। एंड नॉट जस्ट दैट, जो डिफ लॉक्स वगैरह जो है वैसे वो रॉक क्रॉल मोड में ही एक्टिवेट होने हैं, बट यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वो काम आएंगे। डिफ लॉक जो है उसकी वजह से जब एक व्हील जो है, एक तो आर्टिकुलेशन बहुत बड़ी हेल्प करता है यहाँ पे कि कितना टायर ज़मीन पे टिक पा रहे हैं, क्या हो पा रहा है। मैं इसको इधर से लाके इधर की तरफ जो है वो लाने वाला हूँ। तो हो सकता है कोई टायर थोड़ा कम ट्रैक्शन पे हो, कोई टायर ज़्यादा पे हो, और वहाँ पे लॉकिंग डिफ जो है वो हेल्प करेंगे। तो चलो ये काम जो है वो भी कर लेते हैं। ललित जो है साइड हटेंगे और हम जो है अप्रोच करेंगे। मैं हम कब बोलने लग गया पता नहीं, क्योंकि हम 2-3 लोग एक साथ शूट करते हैं तो मेरे मुंह से हम निकलता है, जबकि मैं आमतौर पे बात मैं अपनी कर रहा होता हूँ, मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, मैं तो मैं जो है अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी लॉग नहीं है। मोड ज़रूर आई थिंक क्या सेट हुआ था, डर्ट वर्ट को सेट हुआ था, जिसको मैं ऑटो पे डाल देता हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले गाड़ी को फंसाऊँगा, उसके बाद जो है आगे के कार्यक्रम में करने वाला हूँ। तो स्लोली जो है ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना रट में गाड़ी जाने पर सेफ़ है, कितने में सेफ़ नहीं है। ओके, आई थिंक गाड़ी ने गड्ढा खोद दिया है ढंग से। ओके, अब मैं देख के आता हूँ क्या सिचुएशन है बाहर, और जो है वहाँ से बेटर पता चलेगा। तो देखो ये जो ऊंचा हुआ है इधर से इतना मतलब इतना गैप जो है वो आया है, उतना ही उधर गाड़ी दबी है। तो आप ये देखो यहाँ पे दब गया है टायर, इसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं। और बेसिक मकसद क्या है, टायर जितने ज़्यादा चिपक के रहें ज़मीन से उतना बेटर है, गाड़ी की बॉडी इधर उधर हो सकती है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ आगे की तरफ अगर आप देखोगे तो अगर मेरा अप्रोच एंगल, जिसे मैं अगर नॉर्मल LC लिया था तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा नीचे होती, टच होने लायक होती, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। अभी होगा क्या ना, जब मैं एक्सेलरेट करूँगा तो एक टायर जो है वो उस पर ट्रैक्शन कम होगा और वो घूमेगा, जबकि दूसरा टायर जो है वो लगातार कोशिश करता रहेगा कि कुछ मतलब पूरी पावर उसमें नहीं जाएगी, एक ही पावर में, एक ही साइड में जो है ज़्यादा पावर जाएगी। तो जिस टायर को एक्चुअल में घूमना चाहिए, जिसके बाद ट्रैक्शन है, वो नहीं घूम के दूसरी साइड वाला घूमने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करेगा, या मतलब पूरी जो है हमारे पास में जो कहते हैं ना मोमेंटम को ख़राब करेगा। तो मैं सारे विंडोज़ रोल डाउन करता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने डाला ड्राइव में, ठीक है। अभी एक्सेलरेट करता हूँ। ओके, गाड़ी ट्रैक्शन काट रही है एक्चुअली। ट्रैक्शन कंट्रोल करता हूँ ऑफ, ये मैंने गाड़ी की है ऑफ, ठीक है। अब चालू करते हैं। घूम रहा है तो उधर वाला टायर जो है हमारा ट्रैक्शन काट रहा है, ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड। उसमें कोई दो राय नहीं है कि गाड़ी जो है रियर में कौन सा टायर घूम रहा है। देखो ये वाला बिल्कुल नहीं घूम पा रहा है, फुल एक्सेलेटर पे है। ये देखो हल्की हल्की कोशिश कर रहा है। इधर वाला नहीं घूम रहा है, ये नहीं घूम रहा है। उधर के टायर जो है वो घूम रहे होंगे। मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। आई पुट ऑन पार्क एंड आप देखोगे कि ना तो ये टायर जो है वो कुछ खास हेल्प कर पा रहा है हमारी। कीर्ति कौन सा टायर घूम रहा था? सिर्फ फ्रंट वाला घूम रहा था, बाकी कोई से भी नहीं घूम रहे थे, ठीक है। तो सिचुएशन हमारे पास में है कि सिर्फ फ्रंट टायर जो है वो सारी ट्रैक्शन ले जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 4x4 ही है गाड़ी। तो ऑल व्हील ड्राइव है और ट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो है मैं लगाता हूँ सेंटर डिफ। सेंटर डिफ लॉक जो है वो इंश्योर करता है कि आगे और पीछे जो है बराबर पावर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जितनी आगे जा रही है उतनी पीछे जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हो सकता है हमारे पीछे वाले व्हील्स में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन हो, तो वो निकालने की कोशिश करें, ठीक है। मैं लगाता हूँ, चलता हूँ। अब देखो ये वाला घूम रहा है जैसे, ठीक है। अब ये वाला नहीं घूम रहा है, सिर्फ वो वाला घूम रहा है। कौन सा घूम रहा है? फ्रंट वाला, पीछे वाला नहीं घूम रहा है। हमने फिर से ट्राई किया,
पीछे वाला घूम रहा है ना, हाँ तो ऑब्वियसली घूमेगा क्योंकि 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर हाई, स्टॉप इन सेफ प्लेस एंड सी ये ऑब्वियसली हाई रहेगा क्योंकि थोड़ा सा हवा जो है वो गाड़ी को लगने देता हूँ। उसके बाद में मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप समझाता हूँ, तब तक जो है थोड़ा सा टेम्परेचर सही हो जाएगा और वो नेक्स्ट स्टेप पे निकल ही जाएगी, तो मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो ट्रांसमिशन टेम्परेचर जो है वो सही हो गया है। और अरे मैंने क्रॉल मोड क्यों एक्टिवेट कर दिया था, इसको डीएक्टिवेट करता हूँ क्रॉल मोड को। ये डीएक्टिवेट हो गया। MTS पे आया, 4x4 लो में डाल दिया है। तो 4x4 लो में जाने के बाद में अब हमारे पास में ऑप्शन आएगा, जब भी मोड सेलेक्ट करूँगा तो रॉक मोड पे हम आ जाते हैं। सैंड पे भी आप ट्राई कर सकते हो, बट रॉक में जो है मैं आता हूँ और सबसे पहले डिफ जो है वो लॉक ही कर देता हूँ। ये मैंने फ्रंट डिफ जो है वो लॉक करने का बटन दबाया है और ये फ्रंट डिफ लॉक करने के लिए बता रहा है कि ब्लिंक हो रहा है कि होगा, और रियर डिफ जो है उसका भी बटन दबा दिया है मैंने। तो रियर डिफ जो करोगे तो ABS की लाइट भी ऑन हो जाएगी कि भैया ABS जो है वो यहाँ पे। थोड़ा सा मूव करता हूँ मैं ताकि लॉकिंग हो, अभी लॉकिंग हुई नहीं, रियर डिफ लॉक नहीं हुआ, फ्रंट तो हो गया। आई थिंक अब रियर भी हो जाना चाहिए, थोड़ा सा मूवमेंट जरूरी होता है डिफ लॉक वगैरह के लिए। अब हो गया, दोनों डिफ जो है मेरे लॉक हो गए हैं। मैं एग्जैक्टली उसी जगह लाके गाड़ी फंसा दी है। ड्राइव मोड पे ही मैं अगर छोड़ दूं तो भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि गाड़ी जो है वहीं पे फंसी हुई, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, क्योंकि मैंने फ्रंट डिफरेंशियल लॉक कर दिया है तो दोनों व्हील में बराबर, दोनों व्हील बराबर घूमेंगे। रियर लॉक किया हुआ है तो रियर भी दोनों बराबर घूमेंगे। सेंटर वाला लॉक किया हुआ है, जो कि मैं एक्चुअली अगर यहाँ पे कोई अच्छा रिप्रेजेंटेशन है इसका तो वो दिखाना चाहता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे दिखा रहे हो। अब देखो क्या होगा, क्योंकि फ्रंट डिफरेंशियल जो है ये मैंने यहाँ पे फ्रंट टायर वाला डिफरेंशियल लॉक है, तो ये दोनों व्हील एक साथ घूमेंगे। रियर वाला लॉक है तो रियर वाला एक साथ घूमेंगे, और क्योंकि सेंटर वाला भी डिफ लॉक है तो 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे भी होगा। चलें, अब थोड़ा सा मैं पीछे लेता हूँ, हल्का सा, ठीक है। अब जो है मैं निकालने के लिए, गाड़ी जो है मिट्टी खोद देगी, लेकिन अब जो है ट्रैक्शन जिस हिसाब से मिल रहा है उस हिसाब से निकलेगी। देखो ये आपको दिख रहा है घूमता हुआ, ये देखो ये बाहर की तरफ उधर निकली है। थोड़ा सा मैं वापस, ये देखो, ये देखो, इस डिफरेंशियल लॉकिंग प्रोसेस का असली जो मजा है वो रॉक्स पे है, सैंड पे इतना नहीं है। बट एक बार की मैं फिर से बाहर निकलूंगा क्योंकि मुझे देखना है कि अगला रट कितना बड़ा है। गाड़ी डालने जितना है कि मूर्खता होगी उसमें डालना, ऐसा कोई भी रट यहाँ नहीं है इसमें गाड़ी फंस जाए और निकल बिल्कुल ना। ये तो एक्चुअली छोटा है, इसमें तो डाला जा सकता है, बट ये पत्थर जो है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये पत्थर जो मैंने इसको निकाल दिया, अब मैं जो है अंदर की तरफ लाऊंगा गाड़ी को, एंड इस वाले रट में से इधर से होते हुए स्लोली क्रॉल करते हुए निकल जाऊंगा। सबसे मस्त चीज़ जो है वो डिफ लॉक्स के साथ में है कि आप हल्का फुल्का फिर उसके बाद क्रॉल कर सकते हो, और 4x4 लो जो है उसमें ये सिस्टम होते हैं, तो उसके बाद मज़ा जो है क्रॉलिंग में आता है। लगाया मैंने सीट बेल्ट वापस, और चलो क्रॉल करना शुरू करते हैं। स्लोली कार जाएगी, स्लोली जडर कर रही है। ऐसा बहुत ज़्यादा गाड़ी को जो है ऑपिंग ना करने दे, थोड़ा सा पीछे आ जाए वाली चाहिए तो आट जंप करती गाड़ी कुछ कुछ जगह पे। स्लोली लेट इट गो। और ये गाड़ी जो है धीरे धीरे बाहर आ गई। आई एम नॉट श्योर कि कितना बड़ा वो है, बट मेरा टायर निकल जाएगा, मुझे ये बता रहा है कि आपका टायर जो है निकल जाएगा। तो मैंने साइड लिया और मैं अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाला हूँ। अगर मैं आपको चाहूँ तो सिर्फ फ्रंट डिफ को ना लॉक करके भी निकाल सकता हूँ, ज़्यादा बेटर होता है। सिर्फ रियर को लॉक करके भी रख सकता हूँ, और सिचुएशन अगर डिमांड करती है कि सिर्फ फ्रंट को लॉक कर दो और रियर को ना करो, तो वो पॉसिबिलिटी जो है वो भी यहाँ पे। अभी मैं आपको सिर्फ रियर वाला जो है वो डिस्कनेक्ट करके बताता हूँ। हाँ, फ्रंट लग गया, रियर डिस्कनेक्टेड है, और जो मिडिल वाला है उसको भी मैं हटा देता हूँ। एक्चुअली मिडिल वाला हटाऊंगा तो फ्रंट भी डिस्कनेक्ट होगा। ओके, इसमें ये सेफ्टी लॉक लगा हुआ है कि ऑब्वियसली सेफ्टी लॉक क्या लगा हुआ है, रियर बायस्ड है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ फ्रंट एक्टिवेट करो। आपको जो है एक ना एक तो एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। मतलब मेन ट्रांसमिशन जो है वो करना ही पड़ेगा, तभी जो है आप बाकी एक्टिवेट कर सकते हो। एनीवे, तो ये सिचुएशन है। अब एक बार की बाहर चले जाते हैं। एक और सिचुएशन मुझे आपको दिखानी है, वो है मड वाली। यहाँ पे देखो पानी जो है वो ऑलमोस्ट फुट स्टेप तक आ गया। वैसे फुट स्टेप होना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है जब आप ऑफ रोड कर रहे हो ऐसी सिचुएशन में, बट अब है तो है। ये तो आज हमने इतना ज़्यादा चीज़ें की नहीं जिसमें जो है ब्रेक ओवर एंगल जो होता है उसमें कुछ असर पड़े, अदरवाइज ये एक नेगेटिव चीज़ होती है। बट मैं गाड़ी को नॉर्मल ड्राइव मोड में रख रखा है। नॉर्मल मतलब जो अपना रोड वाले मोड्स होते हैं, कंफर्ट इको, उन मोड पे रख रखा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो टॉर्क है और जिस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, मड वगैरह में या ऐसी सिचुएशन जहाँ ट्रैक्शन अच्छा हो, जहाँ पे चढ़ाई वढ़ाई ना हो, वहाँ पे गाड़ी बहुत बढ़िया काम करती है।
अब देखना मैं पीछे आता हूँ, आपको लग रहा हो हल्का, तो हल्का नहीं है, एक तो पानी बहुत है और ऊपर से रट्स बहुत गहरे हैं। तो अब देखो ये जैसे यहाँ पे डिग करने लगी गाड़ी अपने आप को, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट हो गया है। बट आपको यहाँ पे सिंपली MTS पे डालना है। ऑटो मोड है, वैसे एक मड मोड भी है आपको यूज करने के लिए, ना भी चाहिए मड मोड तो भी जो है मैं वापस रिवर्स में डालता हूँ और गाड़ी जो है थोड़ा सा मुझे आगे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना अब ओके नहीं निकल रही। निकल गई। ओके तो मड से गाड़ी इस बार तो निकल गई, लेकिन मैं कुछ और डेमोन्स्ट्रेट करने के चक्कर में गाड़ी बाद में फंसा बैठा। थार थी ही साथ, लगे हाथ इस्तेमाल हो गई। ओके जी, तो हाईवे पे चलते हैं भाई साहब। ऑफ रोड जो है देखो पहले ऑफ रोड वाली चीज़ को समराइज कर लेते हैं। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया ऑफ रोड चलाने में। उसका सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। आई एक्सपेक्टेड दिस इंजन टू बी लॉट मोर केपेबल इन टर्म्स ऑफ रेव करके ऐसा निकालने में, कुछ जगह से निकल जाता। इंजन काफ़ी ज़्यादा रेवी करता रहता है और बहुत ज़्यादा ऐसे पावर फेंक नहीं पाता है। हाँ, अगर मैं बेटर टायर्स पे होता या इन्हीं टायर्स को डिफ्लेट कर लेता और उस मिट्टी में जाता जिसमें मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं डेफिनेटली बेटर कर पाता। और कई जगहों पे जो इनिशियली फर्स्ट वाला है शायद वहाँ पे भी मैं चढ़ जाता, काफ़ी थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस जो है वो निकल आती वहाँ पे। बट इन जनरल मैं डिसअपॉइंटेड इंजन से हूँ, ना कि गाड़ी में अवेलेबल मैकेनिकल्स या इन चीज़ों से। थोड़ा सा बेटर वो पेट्रोल इंजन या तो मैंने चला लिया है तो उस वजह से मेरे को वो बेटर पता है कि वो बेटर है, तो उस वजह से मैं ज़्यादा हो सकता है मेरे को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई होगी। बट आपके 99% जो है काम ये गाड़ी कर देती है बढ़िया से। हाईवे पे मैं आ गया हूँ और हाईवे पे जो है उनसे रिलेटेड चीज़ों की बात करता हूँ। हाईवे पे क्या चीज़ें कैसी चल रही है, कैसा मज़ा फील हो रहा है। सबसे पहली चीज़, ये गाड़ी हाईवे पे पहले तो अपन रेगुलर चीज़ों की बात करते हैं अपने, ठीक है। विजिबिलिटी मस्त एकदम बढ़िया, ऊंची आपको आगे दिखता है। ये मस्कुलाइन बोनेट ऐसे शेप वेप भी दिखा रहा है, वो भी बढ़िया है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। रेन वाइजरियाँ लगा दी हैं, अदरवाइज ये विजिबिलिटी जो है ये भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके की। गनीमत है कि रेन वाइजर ट्रांसपेरेंट है तो और ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रही है। इस मिरर को बड़ा है इसलिए थोड़ा सा ऑफ सेट करके यहाँ सेट किया गया है, बीच में स्पेस दिया गया है। बढ़िया चीज़, हर चीज़ ऐसे सोची हुई है और किसी भी तरीके की विजिबिलिटी हिंडर होने वाला काम यहाँ पे नहीं है। अगर जो थोड़ा बहुत आपको ज़रूरत हो भी कहीं आगे पीछे देखने की, तो 360 डिग्री कैमरा जो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाई स्पीड पे ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा, मैं जस्ट बता रहा था कि उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको पार्किंग सेंसर तो मिलते ही हैं, लो स्पीड पे काम आपके वो भी दे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में चीज़ आती है कि गाड़ी की अर्गोनॉमिक्स, स्पॉट ऑन अर्गोनॉमिक्स, हर चीज़ एकदम सॉर्टेड, कहाँ क्या होनी चाहिए, बढ़िया बटन वटन, कोई भी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड भी नहीं है। थोड़े बहुत ये वाले बटन कभी कभी थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट नो इशू एज सच, ठीक है। वॉल्यूम नॉब अगर कहीं दी जाती तो और बेटर होता, वो हर जगह वॉल्यूम के बटन ही है अप डाउन करने के, नॉब जो है उसका सिस्टम नहीं दिया गया है। एनीवे, उसके बाद में कंफर्ट, ड्राइवर कंफर्ट, ऑब्वियसली चौड़े पाँव रखने की जगह है आपके पास में, अगर आप बड़े भी हो साइज़ में तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट गद्देदार मोटी है, उससे रिलेटेड भी कोई ऐसा इशू नहीं है किसी भी तरीके का। आफ्टर दैट अब बात आएगी इंजन की, राइड क्वालिटी, इन सब चीज़ों की, ठीक है। सबसे पहले तो इंजन 300 हॉर्स पावर 700 Nm टॉर्क हाईवे के लिए भी सफिशिएंट है, कोई भी इशू उसमें भी नहीं है। फ्यूल एफिशिएंसी जो है शहर में 7-8 के बीच देती है, हाईवे पे जो है आपको 10 के आसपास देगी, डिपेंडिंग आप क्या स्पीड चलाते हैं। अगर आप बहुत फास्ट चलाते हो तो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप जो है वो भी हो सकती है। जिस तरीके से ये गाड़ी काफ़ी देर तक, मैं जब 110 पे था तो ये मेरे पीछे ब्लाइंड स्पॉट में हॉक कर रही थी, ब्लाइंड स्पॉट ने बता दिया कि वहाँ पे गाड़ी है कुछ। बट आप इस तरीके से दूसरी गाड़ियों के ब्लाइंड स्पॉट में ज़्यादा देर ना रहें, अनलेस ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा हो रखा है तो बात अलग है। तो ब्लाइंड, जैसे अभी मैं अगर मैं यहाँ आ जाऊँगा खींच के, तो मैं इस गाड़ी के टेक्निकली ब्लाइंड स्पॉट के आसपास हो सकता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ आ जाऊँ तो मुझे यहाँ नहीं रहना है काफ़ी देर तक, तो मैं कोशिश करूँगा या तो इससे थोड़ा पीछे जाऊँगा या इसको आगे, इससे आगे जाऊँगा। एनीवे, तो फिलहाल बात ये है कि मेरे पास में भी, क्योंकि लेफ्ट लेन खाली हो गई तो मैं आता हूँ, क्योंकि मैं 120 की पूरी स्पीड यूटिलाइज़ नहीं कर रहा हूँ। तो बात ये चल रही थी कि गाड़ी जो है उसके इंजन विंजन सफिशिएंट है, आपका जो गियर बॉक्स है ऑलमोस्ट हर टाइम सही गियर में रहता है, आपको हार्डली कभी ये मैनुअल कंट्रोल लेने की जरूरत पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू टेक मैनुअल कंट्रोल यू विल बी सरप्राइज कि 10 स्पीड गियर बॉक्स भी कुछ होता है। हालांकि हमने एंडेवर में भी देखा है वैसे तो। ये देखो M10 पे चल रही है गाड़ी M10 10th गियर में जो है आप उसको डाल रहे हो। एंड बाय द वे दिस कैन कीप यू ऑन इन 10th गियर एज लो एज 90 के आसपास की। आई थिंक ये 90 पे अपडेट शिफ्ट हो जाती है, नॉट ऑन 90 शिफ्ट 90, हाँ 91 पे शिफ्ट हो रही है 10th गियर में। और इसी गियर में आप जो है ऑब्वियसली 170 के ऊपर की स्पीड जो है वो भी कर सकते हो। खैर, अब जो बात आती है कि गाड़ी जो एकदम सही गियर में रहती है हाईवे पे, फील कैसी होती है चलने वालने में। चलने वालने में फील की बात ये है कि
ये जो एक्सप्रेस वे है इस पर हल्के फुल्के एंडुलेशंस हैं, वाइल काफ़ी सारे एंडुलेशन ये गाड़ी काटती है लेकिन फिर भी काफ़ी जो है बाउंसी बनी रहती है थ्रू आउट, और इसी लैडर फ्रेम वाले गुण दिखते रहते हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट वगैरह जो है बीच बीच में आते रहते हैं। ये गाड़ी जब आप ख़राब पैचेस से लेके जाते हो, अगर आप स्लोली जा रहे हो उन पैचेस से, ऐसे ग्लाइड करती हुई जाती है ना, मज़ा ही आ जाता है आपको इसकी राइड क्वालिटी का। बट अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर शार्प एजेस वाली कई चीज़ों पे निकाल रहे हो, तो भैया आवाज़ भी अंदर धाड़ धाड़ करके आती है, आपको वो जॉल्ट फील होता है जो कि आप अदरवाइज सोच रहे हो कि मैं कई गाड़ियों में फील नहीं करता हूँ। वैसी वाली चीज़ बिल्कुल सही हो सकती है। देखो गड्ढा आया थोड़ा सा और आवाज़ कुछ नहीं आई, गाड़ी उसके ऊपर निकल गई, बट काफ़ी अनसेटल हुई, वही वो ग्रैंड वितारा भाई जो है उस गड्ढे से और ज़्यादा बेटर तरीके से निकल जाती। तो लैडर फ्रेम है, कई चीज़ें बेहतर करती है, कई चीज़ें बेहतर नहीं कर पाती है, वर्स करती है जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं उनसे, बट रगेड हर जगह फील होती है। कहीं पे भी ये फील नहीं होता कि मैंने इस गाड़ी को इस जगह से निकाला है, ये कुछ हार्म गाड़ी को ओवरऑल कर देगी या कुछ टूट जाएगा, वैसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। राइड क्वालिटी सेटल नहीं होती है कहीं पे भी, फिर भी आप अगर 100 के आसपास चला रहे हो तो रियर में बैठा बंदा जो है परेशान कभी भी नहीं होगा, बस चलती रहती है, मक्खन एंजॉय करते रहते हैं, गाड़ी की लाइट करती रहती है, कोई भी इशू ऐसा जो है बड़ा नहीं होता है। मे बी अगर आपको यूरोपियन या फिर कोई इवन इंडिया की भी कई एसयूवीज आजकल जो कि हाईवे पे चल रही है, मोनोकॉक एसयूवीज को लो तो, और कुछ अमेरिकन एसयूवीज भी ऑब्वियसली जो कि कई तो लेटर फ्रेम भी है, उनकी राइड क्वालिटी बेटर है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इनफैक्ट निसान पेट्रोल जो आती है उसकी भी राइड क्वालिटी बेटर है, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसका कोई भी टेक्निकल ढंग का राइवल जो है डिफेंडर के अलावा इंडिया में अवेलेबल नहीं है। डिफेंडर भी टेक्निकली तो लैंड क्रूजर प्राडो की राइवल कही जानी चाहिए, ये उससे बड़ी बेहतर गाड़ी है कई मामलों में, तो उसका ड्राइवल जो है वो वैसा अवेलेबल नहीं है जिस तरीके की ये गाड़ी इंडिया में, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं। हाँ, आप जी वैगन के कंपैरिजन में देखोगे तो इसकी राइड क्वालिटी फिर भी मेरे को बेटर लगती है। जी वैगन की कुछ जगह पे बड़ी अजीब राइड क्वालिटी लगती है, ऐसे हाईवे पे तो सही चलती है, उसकी डीजल जो है ना जी 450 400 डीजल जो है वो दोनों चलाई हुई मैंने, पहले वाली अभी वाली, तो बढ़िया चलती है। एनीवे और क्या चीज़ें रखी मेरे पास, फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर ली मैंने, आपको सस्पेंशन वगैरह, हैंडलिंग इट्स नॉट कार जिसको हैंडलिंग के बारे में कुछ कहा जाए, लेकिन इस वाले वेरिएंट में जिस तरीके के स्टेबलाइजर वगैरह जो एडिड फंक्शनैलिटीज़ आती है आपकी सस्पेंशन और स्टेबलाइजेशन सेटिंग्स में, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस पता चलता है। गाड़ी ज़्यादा कॉर्नर्स में झूलती नहीं है, ऑलमोस्ट 200 किलो के आसपास वजन कम हुआ है पिछली जनरेशन से, वो भी एक बड़ी चीज़ है, बट कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत बढ़िया बना देता है उसको हैंडलिंग वैंडलिंग में। मैं इनफैक्ट अगर बेस्ट मोड पे भी आ जाऊँ जो कि लेट्स से स्पोर्ट प्लस मोड है, जहाँ पे स्टीयरिंग वगैरह के इनपुट और सस्पेंशन जो है उसके इनपुट वगैरह बढ़िया तरीके के हो जाते हैं, तो भी मैं अब ओवरटेक करने वाला था, जनाब बीच में आ गया हाई क्रॉस वाले, तो भी जो है आपको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो हैंडलिंग वगैरह में नहीं आता, इट इज़ जस्ट ओके, तो वैसे वाली चीज़ है। एनीवे फ़िलहाल बात यही है, मैं वापस जाता हूँ अपने लेन में, और हैज़ार्ड लैम्प का प्लीज़ उपयोग ना करें। अभी सब लोग सही चल रहे हैं, बारिश हो रही है बट हैज़ार्ड लैम्प नहीं चला रहे हैं, लेकिन एक गलती वो लोग फिर भी कर रहे हैं, वो ये कि उन्होंने अपनी लाइट्स ऑन नहीं करी है। तो ये लाइट जो है मैंने भी कर रखी थी एक्चुअली, वीडियो में चलता था भूल गया, लाइट ऑन करके रखो, आपको थोड़ी बेटर विजिबिलिटी जो है बाकी गाड़ियों की रहती है। अचानक से बारिश ज़्यादा हो जाए या कुछ जगह फॉग वगैरह भी आ जाए तो लो बीम जो है वो ऑन करके रख लो, या आप जो है पार्किंग लाइट, इसको पार्किंग लाइट बोलते हैं बाय द वे, जो बीच में जो होता है ना उसको पार्किंग लाइट बोलते हैं। ये हैज़ार्ड लाइट को पार्किंग लाइट नहीं बोलते हैं, ये हैज़ार्ड लैंप पे चलते वक्त नहीं जलाने हैं, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चलो अब जो है हम आगे और कुछ बचा मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं बचा, मोस्टली चीज़ें मैंने डिस्कस कर। देखो उसने इंडिकेटर दिया, मुझे पता है वो इधर आएगा, अगर वो हैज़ार्ड लैंप जला रहा होता मुझे नहीं पता चलता। अगर कोई गाड़ी रास्ते में खड़ी है उसने हैज़ार्ड लैंप जलाया, मुझे पता चलता है कि रास्ते में खड़ी है, बेटर पता चलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ चलती गाड़ी में हैज़ार्ड नहीं ज़रूरत है आपको। अगर कोई गाड़ी रैपिड डीएक्सेलरेशन कर रही होगी तो उसका या तो वैसे ही जल जाएगा या उसकी ब्रेक लाइट जो है वो विजिबल हो जाएगी, आपको हैज़ार्ड की प्रैक्टिकली नहीं ज़रूरत है। आप सोचोगे ना तो आप अपने रेगुलर माइंड से बाहर निकलोगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, और यही नियम है ग्लोबली। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में आप मूविंग व्हीकल में हैज़ार्ड जला लो और आपको एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है व्हीकल में, तो आपका चालान करता है। तो वो वाली चीज़ जर्मनी में तो आई बिलीव लाइसेंस सस्पेंशन है कुछ एक लंबे टाइम का ऐसी हरकत करने पर। एनीवे तो ये बातें हमारे पास में यहाँ पे है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा मुझे कुछ और बताना है जो मैं भूल रहा हूँ। कंक्लूजन क्या है, देखो गाड़ी ज़बरदस्त है, मज़ा देती है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन प्राइस जो है वो अल्ट्रा एक्सपेंसिव है। जिस तरीके की गाड़ी है मुझे लगता है 1.5 करोड़ के आसपास आ जानी चाहिए, इंडिया में आती 3 करोड़ के आसपास है, ऑन रोड जब आप जाते हो 2.89 करोड़ डिपेंडिंग आप कौन से स्टेट में ले रहे हो। एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 2 करोड़ 41 लाख के आसपास है। ये प्रॉब्लम इस गाड़ी के साथ में, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और उस हिसाब से फिर आप जब देखते हो तो लग्जरी एसयूवी जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट, फीचर्स वगैरह बहुत बेटर, सोफिस्टिकेशन उनका बहुत बेहतर है। ऐसा नहीं है कि वो रिलायबल नहीं है, उनमें भी रिलायबिलिटी अच्छी है। डिफेंडर आती है एक्चुअली जो कि अब काफ़ी रिलायबल हो चुकी है, वो भी कई लोग ले सकते हैं। इनफैक्ट उसका इस प्राइस में बहुत ही बढ़िया वेरिएंट आ जाता है और वो भी काफ़ी इक्विप्ड है।
बट लैंड क्रूज़र के साथ में एक चीज़ हमेशा से रहेगी, टोयोटा ने धीरे धीरे एक ऐसा मार्केट बना लिया है अपना कि जो राउडी लोग या जिनको एक स्टेटमेंट सेट करना है, जो नेता लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, या जो लोग चाहते हैं कि एकदम अल्टीमेट रिलायबिलिटी मिले, थोड़ा बहुत कंफर्ट इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऑफ रोड पैकेज पूरा मिले, भले ही वो एक्चुअल में ऑफ रोड में उतनी ज़्यादा केपेबल ना हो, नहीं गड्ढे वड्ढे में कहीं ना फंसे, हर जगह से निकल जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, उन लोगों के हिसाब से तो डेफिनेटली ये ज़बरदस्त पैकेज हो ही गया है। और क्योंकि डिमांड सप्लाई जो है उसका ग्राफ इतना उलझा हुआ है कि सप्लाई बहुत ही कम है, तो हमेशा आपको एक बेहतरीन रीसेल वैल्यू जो है वो भी लैंड क्रूज़र्स पे मिलती रहेगी। वो अलग बात है कि आपकी 2,80,00,000 रुपए में ऑन रोड खरीदी हुई गाड़ी की रीसेल अगर आप करने जाओ और 2 करोड़ मिले तो भी 80 लाख का डेप्रिसिएशन भयंकर होता है। बट एनीवे, अमीर लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, जैसे गरीब के दिमाग में वही चीज़ें आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, ऑफ रोड चलाओ, कहीं पे भी चलाओ, ध्यान रखो कि इंडिकेटर, हाई बीम, वाई बीम सब जो है ये फॉलो करने की चीज़ें होती है। अगर आपके अलावा और कोई गाड़ी आसपास है तो सड़क पे ये सब काम के हैं, नियम बने हैं, इनका कोई लॉजिक है। धन्यवाद।